हेलो एवरीवन। स्वागत है लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें क्या रहा है, हमें दो मेटल्स के नाम बताने जो कि वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ में, और तीन ऑब्जर्वेशन बतानी है हमें जब एक स्टूडेंट जो है नोट करता है, कब जब एक मेटल को ड्रॉप किया जाता है एक बीकर के अंदर जिसके अंदर वाटर रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि वॉलेंटरी रिएक्ट करेगा ये हमें पता है, और आपको उसका नाम बताना है दो मेटल का। तो दो मेटल कौन से हो सकते हैं? दो मेटल आपका एक तो सोडियम हो जाएगा जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका पोटेशियम हो जाएगा। ये दोनों मेटल हो जाएंगे। अब ऑब्जर्वेशन देखने को क्या मिलेगी कि जो मेटल है वो फ्लोट करेगा और बहुत ही जल्दी जल्दी मूव कर रहा होगा रैपिडली वाटर के सरफेस पे। पहली बात। दूसरी क्या है कि बबल्स प्रोड्यूस होंगे। बबल प्रोड्यूस होंगे, इस समय ये पता चलता है कि कोई सी गैस जो है निकल रही होगी इस टाइम पे इस रिएक्शन के अंदर। अब ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब बहुत सारी हीट निकालती है और इसकी वजह से आग भी लग सकती है। अच्छा, वो गैस कौन सी निकलती है? वो गैस हमारी H2 यानी कि हाइड्रोजन निकल रही होती है। अब सेकंड पार्ट में पूछा है हमें एक टेस्ट बताना जिससे कि हम पता कर सके जो ये गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर जब हम मेटल की वाटर के साथ करा रहे हैं तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस निकल रही है। टेस्ट कैसे करेंगे? आप एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आए गैस के पास, तो गैस जो है एक पॉप की साउंड देगी आपको जब जलेगी, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है। अगले क्वेश्चन में क्या रहा है, जहाँ पे आपको दो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बताने हैं ब्यूटीन के। ब्यूटीन क्या होता है? C4H8 होता है। देखो, आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? आइसोमर्स का मतलब होता है कि आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा C4H8, बस आपको इसके अलग अलग डिजाइन बनाने हैं, उसी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है आपको इनका नामकरण करना है, ये पहले और दूसरे का। तो देखो, नाम कैसे रखेंगे इसका, आप इसको कंडेंस फॉर्म में पहले लिख सकते हैं, और ना भी लिखे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर लिख रहे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है? एक दो तीन कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना CH3। ये देखो CH3 है, ये आपका CH2 है, और ये भी आपका CH2 है, और ये आपका क्या बच गया? क्लोरीन बच गया। तो CH3 और सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, CH3 CH2 CH2 और ये Cl। ठीक है, इसका नाम क्या? Cl का मतलब क्या होता है? क्लोरो। और इसमें क्या है? देखो तीन आ रहे हैं, यानी कि प्रोप इन सिंगल बॉन्ड है तो क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम। सेकंड वाले का नाम अगर देख ले, इसमें क्या बोल रखा है? देखो, ये आपका CH3 हो गया, ये आपका CH2 हो गया, ये आपका CO हो गया। ठीक है, और ये भी आपका CH3 हो गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्यूटेनन। ठीक है, ब्यूटेनन है, या फिर ब्यूटेन 2 ऑन भी लिख सकते हैं। टू किस लिए? क्योंकि यहाँ से काउंट करोगे तो सेकंड पोजीशन पर आ रही है, इसलिए। ठीक है, अब देखो, ब्यूटीन जो होता है हमारा, ब्यूटीन पे फोकस करना। ब्यूटीन के अंदर हमारा ई एन ए का मतलब है इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट, हमें कुछ करना कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को शिफ्ट करना है। यानी एक बार इधर कर दो, एक बार उधर कर दो, बस उससे काम आपका हो जाएगा। तो देखो, आपने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया इसका। अब पहले आपने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक बार यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब इसकी आप पोजीशन शिफ्ट करके क्या कर सकते हो, एक बार इसको यहाँ बीच में भी इस तरीके से लगा सकते हो। बस कुछ नहीं करना, पोजीशन शिफ्ट करके आपको इसके स्ट्रक्चर बनाने हैं, यानी अलग अलग स्ट्रक्चर आपको दिखाने हैं इसके। सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक पावर की जो सप्लाई होती है, जो कि मेन सप्लाई होती है, उसमें मेन्स बोलते हैं। ठीक है, आइदर सपोर्टेड थ्रू ओवर हेड इलेक्ट्रिक पोल्स और बाय अंडरग्राउंड केबल्स। तो अंडरग्राउंड केबल बिछी होती है, या फिर इलेक्ट्रिक के खंभे लगे रहते हैं जैसे घरों में बिजली पहुंचती है। तो हमारे देश के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस दो वायर्स के बीच का जो आता है, दो वायर कौन सी होती है? लाइव वायर होती है, न्यूट्रल वायर होती है हमारी। ठीक है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है, वो 220 वोल्ट का होता है। 220 वोल्ट का आता है। ठीक है, तो पहले पार्ट में पूछ रहा आपसे कि आपको इन इंसुलेशन कवर्स का कलर बताना है लाइन वायर्स का। ठीक है, तो वायर्स कौन कौन सी? लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है, तो इसके ऊपर कोटिंग रहती है, इंसुलेशन रहता है, उसका आपको कवर बताना है, उसका कवर बताएंगे। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि करंट की रेटिंग क्या होगी जब आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो कितने का 220 वोल्ट का है, जिससे कि एक इलेक्ट्रिक आयरन जो है 1 किलोवाट पावर की रेटिंग वाला ऑपरेट कर सके, यानी इसको चलाया जा सके। तो पहले पार्ट का आंसर करते हैं। लाइव वायर के लिए कौन सा कलर होता है? रेड कलर होता है। न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक कलर होता है। सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा है, देखो पावर कितनी बोल रही है? 1 किलो वाट दे रखी है, तो 1 किलो वाट को हम वाट के अंदर चेंज कर सकते हैं, तो 1000 वाट आ जाएगा। वोल्टेज आपको गिवन है कितना? 220 वोल्ट। पावर का फॉर्मूला लिखो, V इंटू आई होता है। आपको निकालना क्या है? आपसे पूछा गया यहाँ पे कि उसका करंट पूछा गया ना, करंट की रेटिंग, यानी करंट कितना होगा पूछा गया आपसे, करंट निकाल लेंगे। करंट कैसे निकालेंगे? I इक्वल टू पी बाई वी हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला बिल्कुल। तो यहाँ पे P की वैल्यू 1000 और नीचे 220, इसको काट देंगे और सॉल्व करने होगा 4.55 एम्पीयर या फिर 5 एम्पीयर के बराबर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में पूछा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर। अर्थ वायर का काम क्या है और इसका एक एडवांटेज बताना है। एडवांटेज कैसे कि हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई अप्लायंसेस के अंदर किस प्रकार से इस्तेमाल होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। तो देखो यहाँ पे फंक्शन की अगर बात करें तो अर्थ वायर जो है वो लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है।
लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से अगर कोई सा भी लीकेज होता है करंट के अंदर, कोई सा भी लीकेज अगर फ्लो हो रहा है हमारी मेटालिक बॉडी से अप्लायंसेस की, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसका जो पोटेंशियल जो है उसको वो मतलब नॉर्मल रखता है, मेंटेन रखता है। इससे क्या होता है जो यूज़र है उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, कभी भी ज़्यादा करंट आएगा तो यार ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो जितना भी लीकेज आएगा करंट का फ्लो होगा वो सारा हमारा अर्थ के अंदर चला जाता है और हम क्या रहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो ये इसका एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। और फंक्शन जो पूछा है ये ऊपर वाला पार्ट आप इसको फंक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको एक डायग्राम बना के शो करना है रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन दिखाना है, कैसे, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से दिखाना है और जब उसको ऑब्लिकली फॉल किया जाता है एयर से ग्लास में, मान लो ऊपर का मीडियम एयर का, नीचे ये ग्लास है, ठीक है, स्लैब है तो ग्लास होगा ऑफकोर्स, कॉमन सी बात है। तो इसमें से ये लाइट हमारी जाती है, ठीक है। तो पहले पार्ट में बोला इसका डायग्राम अगर बना तो ये डायग्राम बना है इसके अंदर, डायग्राम बना है। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपको स्नेल्स लॉ बताना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है इसका स्नेल्स लॉ क्या होता है। तो देखो एक बात ध्यान रखनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया था कि आपको एरोज जरूर मार्क करना है। अगर आप एरो मार्क्स नहीं करेंगे, मतलब एरो दिखा रहा है राइट कि इस तरफ जा रही है लाइट हमारी, ऐसे जा रही है, अगर आप ये एरो नहीं बनाएंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, आधे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये बनाना बहुत ज़रूरी है। देखो रिफ्लेक्शन आपको पता ही, एक एंगल पे आती है, फिर डिवीट होती है, फिर दोबारा उसी एंगल पे निकल जाती है ग्लास स्लैब के बाहर जाने के बाद। तो ये डायग्राम अच्छे से बनाएंगे और इसको याद कर लेंगे। अगली बात करते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। ये लॉ हमसे कहता है क्या कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसका जो रेशियो होता है, इसका जो रेशियो हम लेते हैं साइन आई बाय साइन आर, फ्रैक्शन जो लेते हैं, रेशियो जो लेते हैं, ये हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू देता है हमेशा, ठीक है, ये हमेशा हमारा सेम वैल्यू देगा इसको डिवाइड करने पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसके अंदर कह रहा है मैं फंक्शन बताने ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के, जिसमें ओवरी पूछा है, फेलोपियन ट्यूब पूछा है और यूट्रस पूछा है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि मैं 2 कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड बताने ह्यूमन मेल्स के द्वारा जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो देखो पहले बात करते हैं फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो ओवरी का क्या काम है, ओवरी का काम है फीमेल गेमेट्स को प्रोड्यूस करना, जिससे ओवा भी बोला जाता है, और सीक्रेट्स करना हॉर्मोन्स को, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है और साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी बिल्ड करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया ओवरी का काम। उसके बाद बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब की। फेलोपियन ट्यूब जिसको कि ओविडक्ट भी बोला जाता है, इसका काम क्या रहता है, ओवम को रिसीव करना, यानी एग को रिसीव करना, जो कि ओवरी से रिलीज होता है। उसके अलावा ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए। ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, कई बार इस पर सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है जिसके अंदर क्या होता है, आपका फर्टिलाइज एग जो है वो कहाँ जाता है, वो यूट्रस तक जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूट्रस क्या है। तो यूट्रस है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, तो याद रखना साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है फेलोपियन ट्यूब और साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है यूट्रस, जहाँ पे क्या होता है फर्टिलाइजर एग होता है और वहाँ पे क्या होता है नरिशमेंट प्रोवाइड होता है और प्रोटेक्शन मिलती है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को और फीटस को, ठीक है। और 2 कंट्रासेप्टिव मेथड बताने थे, तो मेथड कौन कौन से हो सकते हैं। पहला बैरियर मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या करेगा, स्पर्म को प्रिवेंट कर देगा एंटर करने से फीमेल की बॉडी के अंदर। सेकंड जो मेथड है आपका वो वेसेक्टॉमी है, जिसके अंदर एक सर्जिकल मेथड है। इस सर्जिकल मेथड के अंदर क्या होता है कि जो वेस्ट डिफरेंस होता है, वेस्ट डिफरेंस जो पार्ट होता है उसको कट कर दिया जाता है और उसको टाइट कर देते हैं, जिससे कि फर्दर जो है वो स्पर्म रिलीज नहीं होगा। स्पर्म रिलीज नहीं होगा तो उससे रिप्रोडक्शन आगे हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आपको मेटल्स बताने जो कि ऑब्टेन होते हैं, कब ऑब्टेन होते हैं, जब उनके मोल्टन क्लोराइड्स, मतलब मोल्टन क्लोराइड्स, मोल्टन मतलब क्या है कि वो लिक्विड स्टेट के अंदर पाएंगे आपको। और उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, कौन सा प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का जब प्रोसेस करते हैं उसके ऊपर, तो आपको मेटल्स देखने को मिलते हैं। आपको मेटल्स बताने हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाता है उनके मोल्टन क्लोराइड्स के ऊपर, तो वो कौन से है। तो इसका आंसर है देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम किया जाता है। या हमें याद रखना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हाईली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम किया जाता है। इसका सही आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्योंकि ये हमारे तो यहाँ पे मेटल्स हमें इजीली देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा ये जिनके ऊपर काम ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है आपको रे डायग्राम बनाना है और उसके बाद क्या करना है, नेचर दिखाना है, पोजीशन और रिलेटिव साइज दिखाना है किसका, जो इमेज फॉर्म होगी एक कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा पहले कंडीशन के अंदर इन्फिनिटी पे, दूसरे में इन्फिनिटी और पोल के बीच में किया जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा रे डायग्राम है और हमें क्या करना है इन बेसिक रे डायग्राम्स को अच्छे से याद कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल भूलना नहीं है इनको, क्योंकि तो बहुत बेसिक अगर इसको बोल गए तो फिर मतलब ही क्या पढ़ाई का। ठीक है, बेसिक डायग्राम तो हमें अच्छे से आना चाहिए, 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है और बहुत फायदेमंद है आपके लिए, क्योंकि एकदम रटा रटा आता है तो आप इजीली बना सकते हैं, दिमाग लगाना नहीं बिल्कुल भी।
ठीक है। तो पहले में क्या बोला है, इन्फिनिटी पे रख दिया। तो इन्फिनिटी पे जब हमने रखा किसको, हमारे ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो इन्फिनिटी पे क्या होगा आपका, अभी इन्फिनिटी का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या बोल रखा है आपको यहाँ पे, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, देखो इन्फिनिटी और पोल के बीच में आप रखेंगे, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में आप यहाँ के रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और इस प्रकार से आपका यहाँ पे इसका जो रे डायग्राम बन रहा होगा। एक बात ध्यान रखनी है हमें यहाँ पे क्या, कि आधा नंबर आपका कट जाएगा अगर आप इन एरोज को नहीं दिखाते हैं। ये जो एरो जो निकलती है, ये एरो, ठीक है, ये एरोज आपको जरूर दिखाना है। ये एरोज नहीं दिखाएंगे तो आपके आधे नंबर जरूर कटेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन बोली थी कि इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट रखा है, दूसरे में इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है। तो डायग्राम से बहुत कॉमन है, इसलिए मैंने नोट भी डाल रखा है कि जितने भी बेसिक डायग्राम्स हो उनको अच्छे से कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत ही आसान होता है और स्कोरिंग होते हैं। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया, रट लिया आराम से, तो आप इजीली इसके अंदर नंबर ला पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जहाँ पे आपको राइट हैंड थंब रूल बताना है पहले केस के अंदर, और दूसरे में पूछा है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। उसके अलावा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करके आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है, जो कि एक्सपीरियंस की जाती है एक प्रोटॉन के द्वारा, जो कि वर्टिकली एंटर करता है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और हॉरिजॉन्टली वो काम कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया, ठीक है। सॉरी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेस्ट टू ईस्ट चल रही है हमारे यहाँ पे, तो वेस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। तो पहला पूछ रहा है राइट हैंड थंब रूल, उसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं पहले। राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या होता है, और इससे पहले एक बात और ध्यान रखो यहाँ पे क्या, कि जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है राइट हैंड थंब रूल का लेफ्ट का, वो आपको अच्छे से याद करना है और एग्जाम में बना के आना जब भी इसका क्वेश्चन आएगा, वो कंपलसरी है, ठीक है। क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन किया गया यहाँ पे कि आपको पूरे मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे अगर आपने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए डायग्राम बनाना मस्ट है। आपको पढ़ने में लग सकता है कि यहाँ पे अगर आप सिर्फ चाहें तो इसकी डेफिनेशन लिख दो, इससे काम हो जाए, लेकिन नहीं, आपको डायग्राम जरूर बनाना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि अवॉर्ड फुल मार्क्स अगर आप डायग्राम्स को एक्सप्लेन करते हैं तो, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, आप मान लो कि आपने क्या किया, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को आपने पकड़ा, ठीक है, अपने राइट हैंड में, इस प्रकार से कि आपका जो थंब है, आपका थंब जो है वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, आपका थंब जो है डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखाएगा, आपका थंब जो है डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखा रहा होगा, ये थंब है आपका, डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखा रहे हैं। उसके अलावा आपके जो फिंगर्स जो कि इस प्रकार से रैप कर रही होंगी इसके ऊपर, इस तरह से घूम जाएंगे उसके ऊपर, ये आपको बताइए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, की मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ऐसा कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चल रही है। उसके अलावा बस ठीक है, इतना ही इसका, ठीक है। तो फिंगर जो आपकी रैप करती है वो आपको क्या बताती है, डायरेक्शन बता देती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। इसी को हम राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, इसको हम राइट हैंड थंब रूल के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल सा ये। अब सेकंड में बोला है लेफ्ट हैंड रूल बोला है, ठीक है। और आप ये नोटिस करेंगे यहाँ पे कि बी पार्ट के अंदर बोला गया कि लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर नहीं भी लिखा होता, जब भी आप लेफ्ट हैंड रूल का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमेशा याद रखना है, जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें बोलेगा कोई सा चार्ज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है परपेंडिकुलरली, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आता है और कई बार रिपीट हो चुका है, मतलब आएगा ही आएगा, गारंटी इस बार भी आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। तो इसके अंदर क्या करना है, बहुत सिंपल है, बस इतना याद रखना आपको कि हमेशा लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, पहली बात। और दूसरी जो मैं अभी बताऊंगा वो याद रखना है क्या, कि हमें बोला गया था इसके अंदर प्रोटॉन एंटर कर रहा है, प्रोटॉन एंटर कर रहा है, प्रोटॉन एंटर कर रहा है, प्रोटॉन होता है हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है, करंट हमारा इसी डायरेक्शन फ्लो करता है, तो करंट हमारा इसी डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा होगा। लेकिन अगर वो बोलता है इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन फ्लो करता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा होता, मान लो इस तरफ जा रहा होता, तो करंट हमारा इस तरफ जा रहा होता। लेकिन पॉजिटिव के केस में क्या होता है, जिस तरफ अपना चार्ज जाएगा उसी तरफ आपका करंट भी फ्लो कर रहा होगा। बस छोटी सी बात याद रखो। अभी देखो लेफ्ट हैंड रूल पहले समझ लेते हैं क्या है। लेफ्ट हैंड रूल हमसे कहता है कि जब हम अपने थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करेंगे, किस प्रकार से म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब सारे के सारे 90 डिग्री आना चाहिए, ये भी 90 पे, ये भी 90 पे, ठीक है। तो 90 डिग्री पे आपको रखना है इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और जो पहली फिंगर है आपकी वो पॉइंट कर रही होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी कि ये वाली, ये आपको बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। सेकंड फिंगर जो आपकी बता रही होगी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। और थंब आपका बता रहा होगा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर फोर्स बताएगा, जिस डायरेक्शन के अंदर कंडक्टर में फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप ये बनाए डायग्राम, और ये भी जरूर बनाएं। डायग्राम बनाने के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर। और दूसरी बात क्या, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें क्या है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ कहाँ जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। इस क्वेश्चन को ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, जिसके अंदर परपेंडिकुलरली आपका प्रोटॉन जो एंटर करता है। अब प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, तो मैंने क्या बोला, प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो आपको लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करके इसका आंसर बताना है। देखो कैसे, यहाँ लिखा भी है प्रोटॉन पॉजिटिव है तो करंट आपका उसी डायरेक्शन फ्लो करता है जिस डायरेक्शन प्रोटॉन करता है। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो अपोजिट डायरेक्शन में आप करंट को लेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब किस प्रकार से बना रहे होंगे हम,
अब हमें बोला है कि जो हमारा चार्ज है वो नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलरली ऐसे जा रहा है ना। और आपको पता है कि वो जा रहा है उस तरफ, यानी जो करंट फ्लो कर रहा है आपका ऐसे कर रहा है, करंट फ्लो ऐसे कर रहा है। तो ये जो करंट वाली तो फिंगर है, करंट वाली फिंगर है, आप अगर आप इसको इस वाले डायग्राम के जो डायग्राम है इस पर अगर रख के देखेंगे तो इस प्रकार से आपका करंट जा रहा है। तो ये वाली जो फिंगर है करंट वाली, ये आपकी इस प्रकार से आएगी, ऐसे रखेंगे उसको। मान लो ये पेपर है आपका, देखो मैं समझाता हूँ। मान लो ये पेपर है आपका, इस पेपर पे आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको इसको ध्यान से समझो, इस प्रकार से आप सामने मतलब इसके हाथ लाके ऐसे रख रहे होंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि ये जो दिख रहा है करंट का, ये वाली उंगली आपको करंट दिखा देगी, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये आपकी ये वाली फिंगर शो कर रही है, कर रही है, बिल्कुल ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड ये वाली करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, समझ में आ रहा है। अब देखो डायग्राम बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ आपका क्या हो गया, नीचे की तरफ आपका करंट फ्लो कर रहा है, इस तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, उस फिंगर ने बता दिया। अब थंब पे ध्यान दो, थंब आपको बताता है, वो डायरेक्शन बताता है फोर्स की, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। अब ये थंब जो है आप देखोगे, थंब तो आपके सामने ही एक्ट कर रहा है, मतलब अगर पेपर पे ऐसे रख के देखोगे तो थंब आपकी तरफ इशारा कर रहा है, आपकी तरफ। अब पेपर से बाहर की तरफ इशारा कर रहा है, पेपर से बाहर की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए हमारा जो अंगूठा हम देखते हैं, थंब जो हमारा, वो बाहर की तरफ इशारा कर रहा है, यानी आउट ऑफ प्लेन। ये जो पेपर जो हमारा था जिसमें हम पूरा एक क्वेश्चन देख रहे थे, उससे ये बाहर की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि आउट ऑफ प्लेन, सामने की तरफ कर रहा है, आउट ऑफ प्लेन। एक और बात, अगर अंदर की तरफ इशारा करता तो उसे इन द प्लेन बोल देते, इन द प्लेन बोल देते। तो इस केस में क्या होगा, हमारा आउट ऑफ प्लेन होगा, क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन इसका सही आंसर होगा। और यही हमें मेंशन करना है वहाँ पे, तभी आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो आप कमेंट बताइए, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता, मैं क्या करूँ, अगर यहाँ पे प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन होता, मान लो प्रोटॉन की जगह अगर इलेक्ट्रॉन होता, तो आपकी जो यहाँ पे पूछा गया था क्या, कि फोर्स एक्सपीरियंस की जो डायरेक्शन है वो क्या होती, आपको वो बताएं, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस की डायरेक्शन क्या होती है, आपको कमेंट करना है। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया था वेस्ट टू ईस्ट बोला गया था, ठीक है। तो इससे आपको बिल्कुल नहीं सोचना, बहुत सिंपल सी बात है कि वेस्ट टू ईस्ट आपका जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है फ्लो कर रहा होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। और आने वाली अगली वीडियोस के अंदर भी, जो अगले लेक्चर है उसमें भी हम इसी प्रकार का एक आधा और क्वेश्चन जो है जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि आपका मैक्सिमम चांसेस है कि रिपीट हो गए, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है और इस बार भी हो सकता है रिपीट, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। पहले देखो मेटल का क्वेश्चन था, सिंपल सा, मेटल आपको याद रखना है। और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कैसे उसको चेक करते हैं, ये क्वेश्चन कई बार एक नंबर के अंदर पूछा जा चुका है। तो आपको क्या करना है, मैच स्टिक लेके आना है, पॉप की साउंड आएगी, बहुत सिंपल है, उससे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस है। आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाना है आपको जरूर आना चाहिए। ब्यूटीन का दे रखा है, ब्यूटेन का भी आपसे पूछा जाता है, वो भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ब्यूटेन का भी, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर बनाना है आपको, नेमिंग करनी है आपको, अच्छे से आनी चाहिए। नेमिंग करना ईजी होता है, आप इसको बार बार कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ईजिली इनकी नेमिंग कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा मतलब स्कोरिंग चैप्टर है ये, तो मतलब अगर आपने नेमिंग वगैरह करना सीख ली, बस स्ट्रक्चर बनाने सीख ली, तो आप बहुत अच्छा स्कोर ला रहे होंगे इसके अंदर। डबल बॉन्ड की पोजीशन से शिफ्ट करनी है, ऐसी ही आपको सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट करनी है, सिर्फ पोजीशन शिफ्टिंग करनी है आपको, और कुछ नहीं करना इसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि लाइव वायर कौन से कलर की, रेड की होती है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर की होती है ना। और आपका जो वो होता है क्या बोलते हैं, मतलब ये जो अर्थ वायर होती है, ये क्या करती है आपके, ये आपको मतलब प्रोटेक्ट करती है किससे, इलेक्ट्रिक शॉक से, जो एक्स्ट्रा जो करंट वगैरह फ्लो कर जाए आपको नुकसान पहुंचा सकता है उससे। उसका रे डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिखाना होता है ग्लास स्लैब के अंदर रेक्टेंगुलर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को स्नेल्स लॉ भी फॉलो करते हैं, जो कि साइन ए बाय साइन आर है, जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रिपीटेड सिस्टम का डायग्राम देखो, पहले कई बार पूछा जाता है, लेकिन अब डायग्राम होते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको डायग्राम में जितने पार्ट्स है उनके फंक्शंस अच्छे से आपको पता होने चाहिए, ठीक। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपको पूरे पता होने चाहिए, और कौन कौन सी डिजीजेज वगैरह होती हैं वो भी आप अच्छे से रिवाइज कर लें एक बार, ठीक है। डायग्राम सारे के सारे डायग्राम रिवाइज कर लो, और इस वाले क्वेश्चन को फिर से देख लेना अगर समझना आया हो तो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So thank you for watching this video. Have a good day. Keep studying. Bye bye.